जय हिंद दोस्तों, आज हम 23 नवंबर 2024 विजन एस न्यूज़ को सिंप्लीफाई करेंगे। 22 अक्टूबर को जो मैंने क्वेश्चन दिए थे उसके प्रीलिम्स बेस्ड आंसर है ए और ये मेंस बेस्ड क्वेश्चन का आंसर है जो कि 2022 का अपना PYQ था। इसको हम और बड़ी न्यूज़ खत्म हो जाएगी, बाद में डिस्कस कर लेंगे। और ये आपके आज के क्वेश्चन रहेंगे। ये प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन है 2 और ये एक मेंस बेस्ड क्वेश्चन है। सारे PYQ हैं, अटेम्प्ट ज़रूर कीजिएगा और अपना आंसर आप टेलीग्राम के चैट ग्रुप में भेज सकते हैं। आपको PDF भी वहाँ पर मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है, इंडिया MSME जॉब क्रिएट 10 करोड़ जॉब्स इन लास्ट 15 मंथ। किसने बोला है? ये उद्यम पोर्टल ने बोला है। ओके, सबसे पहले तो भाई उद्यम पोर्टल क्या है? तो उद्यम पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज ने लॉन्च किया था टू रजिस्टर एंड क्लासीफाई एंटरप्राइजेज एज MSME। ओके, देखो ये वाला जो भी अपना आर्टिकल है ना, उसको आपको नोट्स में डाल लेना है क्योंकि आपको बहुत काम आएगा। बहुत सारी जगह पे आप इसका डेटा यूज़ कर पाओगे और MSME एवरग्रीन टॉपिक है, हर बार न्यूज़ में रहता ही रहता है। ओके, देख लीजिए स्टेटस क्या है। तो MSME अभी के लिए 5-5.5 करोड़ जितना पहुंच गया है रजिस्टर हुए MSME। फिर एम्प्लॉयमेंट का हम देखें तो ऑलमोस्ट 23 करोड़ जॉब ये जनरेट करता है, उसमें से भी 5.5 करोड़ जितने वुमेन को जॉब है। फिर और देखें तो भाई इंडिया की 30% GDP MSME से आती है और 46% जितना एक्सपोर्ट्स MSME सेक्टर से आता है। तो बस जो इतना है ना वो आपका डेटा हो जाएगा कि भाई 5.5 करोड़ MSME है, 25 करोड़ जितनी जॉब देता है, 45% जितने एक्सपोर्ट और 30% जितनी GDP। ये सारा मैं अप्रॉक्स डेटा बता रहा हूँ तो आपको ईजिली याद रह जाए, ठीक है। फिर सिग्निफिकेंस क्या है? तो भाई रीजनल डेवलपमेंट में काम आता है कि हमें, क्योंकि रूरल एरियाज़ में आपको इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और बैलेंस ग्रोथ देखने को मिलती है। डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलेगा कि कोई एक सिंगल इंडस्ट्री नहीं है जो कि पूरा मोनोपोली चला रही है, डाइवर्सिफिकेशन है। और फिर MSMEs ना जो बड़ी इंडस्ट्री काम कर रही है उसको भी सपोर्ट करती है बाय प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ओके, स्टेप्स क्या लिए हैं गवर्नमेंट ने इसको प्रमोट करने के लिए? सबसे पहले तो क्रेडिट गारंटी स्कीम हम लेके आए हैं कि भाई MSME को अगर पैसों की ज़रूरत पड़ रही है तो उसे पैसा दीजिए, अगर वो डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं तो उसका पैसा गवर्नमेंट दे देगी। फिर कंपोजिट फार्मूला है फॉर क्लासिफिकेशन कि भाई किसको हम माइक्रो बोलेंगे, किसको स्मॉल और किसको मीडियम। जैसे कि ये हम देख ही लेते हैं कि कोई भी फर्म की टोटल इन्वेस्टमेंट और उसकी मशीनरी 1 करोड़ तक की है और उसका एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ तक का है तो हम उसको माइक्रो बोलेंगे। फिर यही चीज़ 10 करोड़ और 50 करोड़ है तो स्मॉल बोलेंगे, और यही चीज़ 50 करोड़ और 250 करोड़ है तो उसको हम मीडियम बोलेंगे। तो भाई इन्वेस्टमेंट और मशीनरी में क्या है? 1, 10, 50 और टर्नओवर में 5, 50, 250। आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि 2022 में यही क्वेश्चन आया था क्लासिफिकेशन के ऊपर। सॉरी, 2023 में आया था। चलिए अभी आगे देखते हैं कि फिर भाई पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है कि गवर्नमेंट बोलती है कि भाई सेंट्रल मिनिस्ट्री के अंदर जो भी प्रोक्योरमेंट हो रही है उसमें मिनिमम 25% जितना MSME सेक्टर से आना चाहिए। फिर एट लास्ट रिसेंटली हमने PM विश्वकर्मा स्कीम भी बनाई है जिसमें हम जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैन होते हैं उसको प्रमोट करते हैं, उसकी वैल्यू चेन बनाते हैं, ठीक है। ओके, चैलेंजेस क्या क्या है MSME के लिए? तो सबसे पहले तो फॉर्मलाइजेशन नहीं है, इंक्लूजन नहीं होता है, उनके लिए क्रेडिट को अफोर्ड करना हार्ड पड़ जाता है। फिर टेक्नोलॉजी का एक्सेस इतना बड़ा नहीं है, डिजिटल टूल्स नहीं है, और एट लास्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स भी है। ओके, इजी टॉपिक था, कुछ बड़ा नहीं है इसमें और समझाने वाला भी नहीं है, ठीक है। बट हाँ, आपको याद रखने वाला इसमें चीज़ है, ये सबको आपको नोट्स में डालना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा। एटलीस्ट ना आप अगर नोट्स नहीं बना पा रहे हो, ऐसा है कि भाई आपका शेड्यूल काफ़ी हेक्टिक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लिया कीजिए और फिर स्क्रीनशॉट में ऐसे हाईलाइट कर दीजिए कि हाँ भाई ये मुझे याद करना है। फिर कभी भी आप गो थ्रू कर रहे हो तो ऐसा रखिए कि भाई हर संडे हम गो थ्रू कर लेंगे, जो भी मेरे स्क्रीनशॉट है उसको, काफ़ी रहेगा इतना। फिर भाई सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किए हैं टेली कम्युनिकेशन रूल्स 2024, टेलीकॉम साइबर सिक्योरिटी रूल्स 2024। ओके, सबसे पहले तो जो रूल्स आए ना उन्होंने हमने डिफाइन कर दिया है नए वर्ड्स को, जैसे कि टेलीकॉम साइबर सिक्योरिटी का मतलब क्या है, टेलीकॉम एंटिटी का मतलब क्या है, और सिक्योरिटी इंसिडेंट्स का मतलब क्या है। सबसे पहले लाइन वाइज देखते हैं। साइबर सिक्योरिटी क्या होती है? टेलीकॉम साइबर सिक्योरिटी, तो भाई टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स और टेलीकम्युनिकेशन सर्विस की जो भी हम सिक्योरिटी की बात करते हैं उसके टूल्स, पॉलिसीज एक्सेट्रा, इट इज़ पार्ट ऑफ टेलीकॉम साइबर सिक्योरिटी। फिर टेलीकम्युनिकेशन एंटिटी कौन सी है? तो भाई जो भी आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही है टेलीकॉम सर्विसेज, वो है टेलीकॉम एंटिटी। ओके, फिर है सिक्योरिटी इंसिडेंट्स, तो भाई ऐसा रिस्क जो ऐसा इवेंट जो हैविंग और रियल और पोटेंशियल रिस्क ऑन साइबर सिक्योरिटी, मतलब जिसके ऊपर रिस्क है साइबर सिक्योरिटी का, दैट्स इट, वही है सिक्योरिटी इंसिडेंट। ओके,
फिर और क्या क्या बताया भाई, सबसे पहले कि कोई भी टेलीकॉम एंटिटी है या फिर कोई गवर्नमेंट है, उनको अगर कोई डेटा की ज़रूरत है तो वो डेटा कलेक्ट भी कर सकता है, उसको एक्सेस भी कर सकता है अगर उन्हें वो ज़रूरत है तो, और ये ज़रूरी होना भी चाहिए, ठीक है। फिर ऑब्लिगेशंस क्या क्या बोले हैं साइबर सिक्योरिटी को, टेलीकॉम साइबर सिक्योरिटी के बारे में। सबसे पहले इंडिविजुअल के ऊपर है कि इंडिविजुअल कोई भी ऐसा मैसेज फॉरवर्ड नहीं करेगा या फिर सेंड करेगा जिससे साइबर सिक्योरिटी हमारी अफेक्ट हो पाए। और एंटिटीज़ के लिए उनको टेलीकॉम साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी बनानी है अपने फर्म के अंदर। फिर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर बनाना है जो कि पर्टिकुलरली साइबर सिक्योरिटी के इंसिडेंट्स के ऊपर मॉनिटर करेगा। और एट लास्ट उनको मैंडेटरी अपॉइंट करना है चीफ टेलीकम्युनिकेशन सिक्योरिटी ऑफिसर, जिनका काम ही वही होगा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको प्रोवाइड करते हैं उनके काम को ठीक से इम्प्लीमेंट करवाना और सारी उनकी डिटेल अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रोवाइड करवानी कि हाँ भाई ऐसा चल रहा है, ठीक है। रिपोर्टिंग की क्या इंसिडेंट्स बोले हैं, तो भाई सबसे पहले अगर कोई भी इंसिडेंस होता है तो 6 आवर में आपको रिपोर्ट करना है सेंट्रल गवर्नमेंट को, और 24 आवर में पूरी डिटेल में रिपोर्ट करना है कि भाई किसको यूज़र अफेक्टेड कौन था, ड्यूरेशन क्या था, कब हुआ, किधर हुआ, एसेट्रा सब कुछ, ठीक है। तो ये टेलीकम्युनिकेशन के रूल्स हैं और उनकी नई गाइडलाइंस है, ठीक है, आपको याद रखने हैं और अभी के लिए ज़रूरी है क्योंकि जो साइबर सिक्योरिटी का हमारे इंडिया में सीन बढ़ रहे हैं उसके आप जो इनिशिएटिव है या फिर गवर्नमेंट के मेजर्स में आप इनको यूज़ कर सकते हो। और पॉसिबल है कि गवर्नमेंट डायरेक्टली पूछ ले कि भाई क्या हो टेलीकम्युनिकेशन रूल्स क्या क्या है और उसमें चेंजेस क्या क्या है। प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि या क्या ये टर्म कहीं पे डिफाइन है, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई ये रूल में ये टर्म्स डिफाइंड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिपोर्ट टाइटल ट्रेडिंग विथ इंटेलिजेंस, हाउ AI शेप्स इंटरनेशनल ट्रेड एंड रिलीज्ड। इन शॉर्ट इधर क्या बोला है, WTO की रिपोर्ट थी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। इसमें ये बोल रहे हैं कि कैसे AI और ट्रेड एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है और एक दूसरे को AI कैसे ट्रेड को इम्पैक्ट करता है, ठीक है। सबसे पहले इम्प्लीकेशंस देख लेते हैं AI का ऑन ट्रेड। तो भाई रेगुलेशन फ्रेगमेंट हो जाता है कि अगर AI यूज़ कर रहे हैं तो कौन रेगुलेट करेगा, कैसे करेगा और किस चीज़ को करेगा, वो हमें खास पता नहीं चल पाता है। फिर AI देखो हर एक इंडस्ट्रीज़ के पास तो है नहीं, तो जो इंडस्ट्री ज़्यादा पावरफुल है, डेवलप्ड है, उसके पास ज़्यादा है, तो AI का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा इंडस्ट्रीज़ के अंदर। और फिर डेटा गवर्नेंस चैलेंजेस भी है, ये हमेशा रहता ही है कि डेटा की भाई पायरेसी हो जाएगी या फिर सिक्योरिटी इशू हो जाए, ये हमेशा रहता है, ठीक है। ऊपर से क्या है, जो AI की फर्म्स होती है वो इंटरनेशनल फर्म होती है, तो हो सकता है हमारा डेटा क्रॉस बॉर्डर फ्लो कर रहा है और लीक हो रहा हो, तो ये सब चांसेस रहते हैं। ओके, अपॉर्चुनिटीज़ क्या है AI की इन ट्रेड। तो सबसे पहले तो हम जो ओवरकम कर सकते हैं ट्रेड की कॉस्ट को, यस। अभी समझ लीजिए कि मैं अगर ऑनलाइन ही कोई शॉप मेरी खोल के बैठा हूँ तो क्या मुझे नॉर्मल रेंट, स्टॉक ये सब मेंटेन नहीं करना पड़ेगा, ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो मेरी कॉस्ट कम हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए जैसे कि कस्टम की क्लियरिंग प्रोसेसेस, बॉर्डर कंट्रोल्स, प्रोडिक्टिंग रिस्क, ये सब आप इजीली कर सकते हो। फिर इंक्रीज़ कर पाओगे आप ग्लोबल रियल ट्रेड ग्रोथ को। ऐसा एक्सपेक्टेड है कि 40% हमारी ग्रो हो जाएगी अगर हम AI को ट्रेड में इंक्लूड करते हैं। 2040 तक 14% जितनी ग्रो हो जाएगी। और फिर आप जो ट्रेड की पैटर्न है उसमें भी चेंज ला सकते हो, स्पेशली डिजिटली डिलीवर्ड सर्विसेज। ओके, आगे देखते हैं इम्पैक्ट क्या पड़ेगा ट्रेड का ऑन AI। सबसे पहले हमने देखा था AI का इम्पैक्ट ट्रेड के ऊपर, अभी देख रहे हैं ट्रेड का इम्पैक्ट AI के ऊपर। इंक्रीज़ हो जाएगी कॉस्ट भाई, यस। IT की अगर हल को यूज़ कर रहा है तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो इक्विपमेंट है उसकी कॉस्ट है वो हल्की सी इंक्रीज़ हो सकती है। फिर ट्रेड में हम यूज़ कर रहे हैं तो पॉसिबल है कि जो क्रॉस बॉर्डर डेटा इधर उधर होता है उसमें हमें रेस्ट्रिक्शंस आ जाए, और फर्दर AI में भी ये रेस्ट्रिक्शंस आ जाए। और एट लास्ट ट्रीटी प्रोविजंस कि भाई डेफिनेटली हर लोग अगर यूज़ कर रहे हैं तो ट्रीटी तो बनाएंगे ही, जैसे कि रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट लेके आएंगे जिसमें पर्टिकुलरली AI को यूज़ कैसे करना है उसकी बात करेंगे। तो इन शॉर्ट यहाँ पे क्या बोला है कि भाई ट्रेड में हम ज़्यादा यूज़ करते हैं ना तो AI के ऊपर के रेगुलेशन ज़्यादा बढ़ जाएंगे, AI की कॉस्ट बढ़ जाएगी और प्राइवेसी इश्यूज़ बढ़ जाएंगे, ठीक है। ओके, WTO ने क्या बोला है कि कैसे हम कन्वर्ज करवा सकते हैं AI और ट्रेड को। सबसे पहले तो प्रमोट करना है हमें ग्लोबल कन्वर्जेंसीज को, जिसमें अंदर हम कर पाएंगे ट्रांसपेरेंसी के थ्रू प्रमोट कर पाएंगे कंस्ट्रक्टिव डायलॉग्स विद इन डिस्ट्रेस्ड स्टेक होल्डर्स। फिर हम प्रमोट करें AI डेवलपमेंट्स को, जैसे कि जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड सर्विसेज जो फैसिलिटेट करता है कि AI को आप अपटेक कीजिए। फिर मिनिमाइज़ कीजिए इंटरनेशनल नेगेटिव स्पिल्स ओवर को बाय यूजिंग ट्रिम्स क्या है तो ट्रेड रिलेटेड इंटरवेन्समेंट मेजर्स। और एट लास्ट आप प्रमोट कीजिए इंक्लूसिवनेस थ्रू स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट एंड मैकेनिकल असिस्टेंस ऑफ टू डेवलपिंग कंट्रीज़। ओके, अगेन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट आप इसको यूज़ कहाँ पे करोगे,
तो कोई भी ट्रेड का क्वेश्चन, मतलब इकोनॉमी का कोई भी क्वेश्चन आता है या फिर एआई का कोई भी क्वेश्चन आता है, आप उधर यूज़ कर सकते हो कि भाई WTO ने भी बोला है वी शुड कन्वर्ज एआई एंड ट्रेड, और फिर उधर एक आध पॉइंट लिख दीजिए। आपकी आंसर की क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है कि हाँ WTO ने बोला था भाई, और ऊपर से आपका आंसर ना थोड़ा सा इनोवेटिव और क्रिएटिव भी लगता है, तो इट इज़ गुड। ओके, फिर है इंडिया गिग्स फर्म के पोटेंशियल के बारे में बात की है फाइनेंस मिनिस्टर ने। सबसे पहले तो भाई गिग इकोनॉमी होती क्या है, तो ये कोई टास्क बेस या फिर पीस वर्क या फिर गिग्स होती है। मतलब कि समझ लीजिए कि कोई भी काम टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बना हुआ है, या फिर मैंने बोल दिया कि भाई एक काम करो, 2 मज़दूर हैं, 2 मज़दूर को मैंने बोल दिया कि ये खड्डा आपको खोदना है, फिर चले जाना है, तो ये हुआ गिग वर्क, क्योंकि कोई फॉर्मली तो कोई हमारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, ठीक है। ऊपर से ऐसा भी नहीं है कि ये काम सालों साल चलने वाला है, भाई 2 दिन का या फिर 1 दिन का काम है, ख़त्म हो गया, तो इट इज़ टास्क बेस्ड वर्क, गिग वर्क। तो ऐसे सब वर्क से जो इकोनॉमी बनती है हम उसको बोलते हैं गिग इकोनॉमी, ठीक है। क्या क्या इसके अंदर आता है, तो शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट असाइनमेंट्स हो सकते हैं, या फिर कोई डिजिटल लेबल प्लेटफॉर्म भी हो सकता है, ये सब इसके अंदर आता है, आपको खुद पता चलता है, ठीक है। इन शॉर्ट जो फिक्स्ड नहीं है, जो फॉर्मल नहीं है, वो सारा का सारा काम आपका किसके अंदर जाएगा, इनफॉर्मल इकोनॉमी के अंदर या फिर गिग इकोनॉमी के अंदर। इनफॉर्मल भी प्रॉपर वर्ड नहीं है, गिग इकोनॉमी प्रॉपर वर्ड, ठीक है। टास्क बेस्ड या फिर पीस बेस्ड जो काम आता है, इट इज़ गिग वर्क। स्टेटस क्या क्या है इंडिया के अंदर, तो 77 लाख वर्कर्स हैं हमारे गिग इकोनॉमी के, और जो कि हम अनुमान लगाएं कि एक्सपेंड हो जाएंगे 2.35 करोड़ तक बाई 2030 एज पर नीति आयोग। देखो अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है गिग इकोनॉमी की या फिर गिग वर्कर्स की। इंडिया की जो मार्केट है वो इमर्जिंग मार्केट है और काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रही है विथ पेस ऑफ अर्बनाइजेशन। तो यस, गिग इकोनॉमी की हमें ज़रूरत पड़ेगी, गिग वर्कर की ज़रूरत पड़ेगी। फिर राइज इन इनफॉर्मल इकोनॉमीज़, स्पेशली राइज हो रहा है मिडिल क्लास का कंजप्शन, अगेन हमें ज़रूरत पड़ेगी। फिर अवेलेबिलिटी ऑफ एस्पिरेशन क्लास ऑफ वर्कर्स टू प्रोवाइड वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज, अगेन हमें ज़रूरत पड़ेगी। और एट लास्ट पोटेंशियल फॉर मैसिव ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन अक्रॉस डिलीवरी एंड ई कॉमर्स। ये सब आपको पता है, ठीक है। ये आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये सब वर्कर्स को देखते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि जो छोटे मोटे हमारे सब काम कर रहे हैं वो गिग वर्कर हैं और उनकी ज़रूरत बढ़ती जा रही है। क्योंकि एक एग्जांपल लीजिए, जितनी तेज़ी से हम घर बनाते जा रहे हैं, ठीक है, घर बनाने में आपको 50 गिग वर्कर्स की ज़रूरत पड़ेगी, प्लम्बर से लेकर इलेक्ट्रीशियन तक, ये सब गिग वर्कर का पार्ट है। अगर वो फॉर्मलाइज नहीं है, उन्होंने खुद अपनी कंपनी बना ली है जैसे कि अर्बन क्लैब, तो वो अभी गिग इकोनॉमी वो फॉर्मल हो गया, ठीक है, क्योंकि उधर फिक्स्ड हो गया है सब कि हाँ भाई इनके अंदर यही काम करते हैं। बल्कि आप ऐसे ही जो काम करते हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेस की दुकान पे गए भाई एक वर्कर को भेज दो, वो सब गिग इकोनॉमी है। चैलेंजेस क्या क्या फेस करते हैं, सबसे पहले तो सोशल सिक्योरिटी नहीं है। ऑफ कोर्स, क्या इन लोगों का पीएफ कटता है? नहीं कटता है, तो सोशल सिक्योरिटी नहीं है। फिर एम्प्लॉयमेंट की अनसर्टेनिटीज़ है, आज उनको काम मिला कल नहीं मिला, क्या गारंटी है। फिर लीगल स्टेटस ऑफ एम्प्लॉय भी नहीं है कि कोई भी एम्प्लॉय के पास क्या उनका कोई कार्ड होता है कि देखो मैं रजिस्टर्ड हूँ, नहीं होता है, तो कोई लीगल स्टेटस भी उनके पास नहीं है। ऊपर से ओवरलैप होती है डेफिनेशन गिग वर्कर्स की। येस, मेरे अकॉर्डिंग मैं ये बोलता हूँ कि ये गिग वर्कर है, कोई दूसरा ओवरलैप होता रहता है, ठीक है। फिर एट लास्ट प्लेटफॉर्म फॉर वर्कर गिविंग राइज इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ चैलेंजेस। प्लेटफॉर्म वर्कर बोला है, प्लेटफॉर्म वर्कर मतलब अपना जो मैंने अभी आंसर लिया ना, वो अर्बन क्लैब का या फिर ऐसा ही कुछ है ना, अर्बन कंपनी कि अभी जो गिग वर्कर्स का भी काम है वो भी बाहर के बड़ी बड़ी कंपनीज आके खुद उसको फॉर्मलाइज कर रही है। तो ये गिग वर्कर को क्या मिलता है? चैलेंज मिलता है। अब आप खुद बताइए, अगर आपके पास अर्बन कंपनी का वर्कर आके काम कर सकता है तो आप खुद चाहोगे कि यार मैं क्यों बाज़ार में ढूंढने जाऊँ, मुझे एप्लीकेशन से मिल रहा है ना, वही कर लेते हैं। तो ये जो प्लेटफॉर्म वर्कर हैं वो उनको चैलेंज देते हैं, ठीक है। स्टेप्स क्या क्या हम लिए हुए हैं, स्टेप्स टू बी टेकन, क्या हमें लेना चाहिए। सबसे पहले एम्प्लॉयर और बिजनेस मेंबरशिप को ऑर्गेनाइज करवानी चाहिए हमें कि दोनों को आप मिला दो तो आपका भी काम हो जाएगा, स्टार्टअप भी बढ़ जाएगा और एम्प्लॉयर की भी पर्टिकुलर फॉर्मल जॉब मिल जाएगी। फिर भाई हमने जैसे स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम बनाया है वैसे ही हमें बनाना चाहिए प्लेटफॉर्म इंडिया इनिशिएटिव, ये स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव के अंदर ही। तो इससे जो गिग वर्कर है उनको हम फॉर्मलाइज कर पाएंगे। और फिर हमें एक्सटेंड करना चाहिए सोशल सिक्योरिटी फॉर गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स। ओके, ग्रेट है, आप समझ भी रहे हो, राइट। इंडिया के इनिशिएटिव क्या क्या है, क्या हमने ऑलरेडी ले लिया है। तो हम कोड ऑन सोशल सिक्योरिटीज़ लेके आए हैं जो कि पर्टिकुलरली डिफाइन करता है गिग वर्कर्स को, प्लेटफॉर्म वर्कर्स को और अनऑर्गेनाइज वर्कर्स को। फिर हम ई श्रम पोर्टल बनाए हैं जिसके अंदर जो भी कोई गिग वर्कर है वो अपने आप को रजिस्टर करवा सकता है, अपना डेटा दे सकता है, ठीक है। नॉट जस्ट गिग वर्कर, अनफॉर्मल वर्कर भी उसी का पार्ट है। और एट लास्ट हम ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स बनाए हैं
जो कि पर्टिकुलरली डेमोक्रेटाइज करता है डिजिटल कॉमर्स को। मतलब कि जैसे समझ लीजिए, ये आप एग्जाम कोई वीडियो देख लेना यूट्यूब के शॉर्ट्स, तो इजीली पता चल जाएगा। मैं भी बता देता हूँ कि भाई ज़ोमैटो स्विगी से आपको कोई ऑर्डर करना है, ठीक है, वैसा ही सेम प्लेटफॉर्म आपको मिल जाता है ONDC सॉरी, ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स। इसमें क्या है, इसमें आपको सब सर्विसेज मिल जाएंगी, खाने से लेकर प्लम्बर से लेकर, मतलब जो भी सर्विसेज होती है ना, वो सारी सर्विस आपको इसके अंदर मिल जाएगी। जो कॉमर्स सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो सारी सर्विस इसके अंदर है। बट इसमें पता है दिक्कत क्या है, हर जगह ये अवेलेबल ही नहीं है। अभी मैं सर्च करता हूँ कि भाई मुझे ये खाना चाहिए, तो आपको बताएगा भाई आपके एरियाज़ में तो होटल ही नहीं है, जबकि ऑलरेडी ज़ोमैटो वो दे रहा होगा। यानी कि हम इनिशिएटिव तो लेके आ गए हैं और मेगा सिटीज़ में अच्छे से काम भी कर रहा है, बट हर जगह ये पहुँच नहीं पा रहा है, अभी उसकी इतनी एक्सेस नहीं है। बट हाँ, इंडिया ये बनाया है, वो अच्छी बात है, ठीक है। फिर वही वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है, जॉब्स एट योर डोर स्टेप। ओके, इसमें बोल क्या रहे हैं, ये ना एक प्रोग्राम लॉन्च किए हैं, स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स प्रोग्राम। इन शॉर्ट इसका मेन एम क्या है कि देखो, जो भी स्कूल्स हैं उस स्कूल में मेन लैक क्या करता है कि हम पढ़ लिख तो लिए, बट वो पता नहीं है कि कोई स्किल ही नहीं सीखे हैं, तो इस पढ़ाई को कैसे इम्प्लीमेंट करना, या फिर कोई हमें और कोई स्किल्स भी नहीं सिखाए जाते हैं कि भाई आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हो तो आप क्या कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, राइट। तो बस इसी चीज़ को फुलफिल करने के लिए ये इनिशिएटिव काम करता है। देख लेते हैं क्या है भाई। तो भाई ये सबसे पहले तो स्किल गैप का एनालिसिस करता है और फिर ये देखता है कि इस एरियाज़ में या फिर यहाँ पे कौन सी इंडस्ट्रीज़ है और इन इंडस्ट्रीज़ को कौन से स्किल्स की ज़रूरत है, वो स्किल्स प्रोवाइड करता है। ओके और ये स्कूल लेवल से ही प्रोवाइड होना शुरू हो जाते हैं। ये एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब कि सेंटर और स्टेट्स में इनका पैसा बेचा जाता है, दोनों पार्टनरशिप में पैसा बांटेंगे। और इसका इम्प्लीमेंटेशन वर्ल्ड बैंक ने 2020 से शुरू किया था, 5 ईयर्स तक, 2024 टू 25 6 स्टेट्स में इम्प्लीमेंट हो रहा है, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड केरला। मेन इसका फोकस क्या है, इंप्रूव करना हमें क्वालिटी एंड गवर्नेंस ऑफ स्कूल एजुकेशन, पर्टिकुलरली फोकस करना हमें अर्ली एजुकेशन के ऊपर, टीचर परफॉर्मेंस के ऊपर, ट्रांजिशन के ऊपर और डिसेंट्रलाइज मैनेजमेंट के ऊपर। ये अलाइन करता है विद समग्र शिक्षा स्कीम और सपोर्ट करता है हमारे जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के टेनेंट्स हैं उसको। रिपोर्ट ने भाई क्या फाइंड किया, सबसे पहले तो उन्होंने देखा कि स्किल गैप इंडिया में कौन सा है। तो भाई देखा कि लर्निंग गैप्स है हमारे अंदर, फिर डिजिटल लिटरेसी है, वोकेशनल ट्रेनिंग से गैप है, तो इन सबको हमें सॉल्व करने की ज़रूरत है। और एरियाज़ भी आइडेंटिफाई किए, जैसे कि सर्विस सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर लार्ज अपॉर्चुनिटीज़ है। अगर आप स्कूल बेस में स्किल सीख लेते हो तो यहाँ पर आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। और फिर 14 सेक्टर भी आइडेंटिफाई किए, जैसे कि हेल्थ केयर, फैशन, हार्डवेयर, ब्यूटी, इन सब में भी हाई डिमांड्स हैं जॉब की, जो कि आप स्किल सीख के प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। ओके अभी सजेस्टेड मेजर क्या है कि हम क्या कर सकते हैं, तो हमें स्कूल के अंदर ही स्किल हब बनाना चाहिए जो उनको पर्टिकुलरली स्किल्स सिखाएगा। फिर भाई स्कूल्स को लोकली देखना चाहिए, इकोनॉमी के अंदर कौन से स्किल्स की ज़रूरत है वो उसके अकॉर्डिंग प्रोवाइड करना चाहिए। उनको फोकस करना चाहिए एक्सपीरियंशियल पेडागोगी के ऊपर। और एट लास्ट उन्हें डेवलप करना चाहिए पार्टनरशिप विथ इंडस्ट्रीज़। इवन ना वन ऑफ माई फ्रेंड इज़ ऑलरेडी डूइंग इट। उनका काम ही है, उनकी फ़र्म उन्होंने बनाई है, उनकी फ़र्म का काम क्या है कि वो स्कूल्स के अंदर जाएंगे और स्कूल्स के साथ एग्रीमेंट करेंगे कि हाँ भाई हमारी जो फर्म है आपको ये स्किल्स प्रोवाइड कर देगी, मतलब आपके स्टूडेंट्स को ये स्किल्स सिखाएगी पर्टिकुलरली, और या फिर आप हमें बताइए कि आपको कौन से स्किल्स की ज़रूरत है, हम वो स्किल्स स्टूडेंट्स को सिखाएंगे। तो मेन इनका काम ही क्या है उस फर्म का कि स्कूल के अंदर स्किल बेस्ड लर्निंग प्रोवाइड करवाना। क्योंकि हमें पता है हर एक स्कूल इतनी कैपेबल होती नहीं है कि वो पर्टिकुलरली स्किल के ऊपर खर्चा कर पाए और उनको हर एक स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करवा पाए। तो ये जो फर्म है वो उसको फुलफिल कर देती है वो गैप को। हाँ डेफिनेटली उनके बदले जो कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, पैसा साइन होता है कि आधा इतना आपका खर्चा होगा, इतना ये होगा, बट ऐसी फर्म काम कर रही है। आप अभी इसको यूज़ कैसे कर पाओगे, जो मैंने आपको बताया कि भाई ये हमारा दोस्त कर रहा है, आप उसको रिकमेंडेशन में यूज़ करिए कि हमें कोई ऐसी फर्म्स बनानी चाहिए जो इस गैप्स को फुलफ़िल करे जो स्कूल कैपेबल नहीं है करवाने के लिए। फिर भी हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है कि रशिया ने रिसेंटली यूक्रेन वॉर में यूज़ किया है अपना इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल ऑर्शेनिक। अभी देखो सबसे पहले तो मैं बोलूँगा हमने बैलिस्टिक मिसाइल और मिसाइल के जितने भी टाइप होता है ना उन सबको डिस्कस किया रखा है ऑलरेडी हमारे 17-18 नवंबर के वीडियो में। ये एक ही वीडियो है, ठीक है, 17 एंड 18। आई वुड रिकमेंड यू कि आप उसको देख लीजिए। तो मिसाइल के जितने भी टाइप होते हैं, जैसे भी होते हैं, वो सब आपको पता चल जाएगा एंड इट इज़ हेल्पफुल एंड नीडफुल, राइट। तो देख लीजिएगा, आपका ही फ़ायदा होगा, ठीक है। चलिए इधर हम जो भी है उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो भाई ये ऑर्शेनिक है, ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है और ये एक
इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के ऊपर डिज़ाइंड इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। अभी देखो ये सब हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है, इसलिए मैं बार बार नहीं बता रहा हूँ, ऊपर ऊपर से बता दूंगा। अभी भाई हाइपरसोनिक मिसाइल सबसे पहले क्या होती है, तो जिसकी स्पीड मैक 5 तक की हो, मतलब कि जिसकी स्पीड साउंड की स्पीड से 5 गुना ज़्यादा हो, 5 टाइम्स ज़्यादा हो, उसको हम हाइपरसोनिक बोलेंगे। हाइपरसोनिक से कम होती है सुपरसोनिक, जो 5 के अंदर की होती है। उससे भी कम होती है सोनिक, उससे कम होती है सबसोनिक, ठीक है। इन शॉर्ट सोनिक मतलब साउंड की स्पीड, और फिर सब सोनिक मतलब उसका पार्ट, सुपरसोनिक मतलब उससे तेज़, और हाइपरसोनिक मतलब उससे भी तेज़, ठीक है। फिर भाई कौन सी मिसाइल है, इंटरमीडिएट रेंज है, इसको भी देख लेते हैं। बैलिस्टिक भी देखते हैं सबसे पहले ये, सबसे पहले बैलिस्टिक देख लेते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है पता है, जिस भी मिसाइल को आप रॉकेट के थ्रू लॉन्च करते हो और फिर फ्रीली फ्लो होने देते हो। ये देखिए यहाँ पे रॉकेट है, और भाई रॉकेट से हमने इसको लॉन्च किया, ये एकदम ऊपर गई, और फिर यहाँ पे एक लेवल तक पहुँच के फिर फ्रीली ग्रेविटी के ही पावर से ये नीचे गिर गई, बस। तो ये क्या है, पैराबोला जैसे शेप बनाएगी, और ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस से ही नीचे गिरी है, तो इसी को हम बोलते हैं बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। अभी आप बोलोगे तो ग्रेविटी के थ्रू बढ़ती है तो इधर उधर नहीं पड़ जाती है, नहीं नहीं, ये प्रॉपर प्रेसिजन फिक्स होता है कि यहाँ पे ले जाके ऐसे छोड़ेंगे ये वो, तो प्रॉपर ही गिरती है। अभी ना दूसरी टाइप की होती है क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल क्या है, इसको रॉकेट के थ्रू नहीं छोड़ा जाता, इसके पीछे जेट इंजन फिट होता है, जो प्लेन में फिट होता है ना, उसी के जैसा जेट इंजन। और ये क्रूज मतलब कि ये ज़मीन से एकदम नज़दीक ही ऐसे बह रही होती है, जा रही होती है, ये है क्रूज मिसाइल, ठीक है, क्रूज मिसाइल। अब बस यही बैलिस्टिक मिसाइल जो है, बैलिस्टिक मिसाइल में भी रेंज के अकॉर्डिंग उसको अलग किया गया है। जैसे कि टैक्टिकल मिसाइल तो 300 किलोमीटर तक जा सकती है, फिर शॉर्ट रेंज मिसाइल जो 1000 किलोमीटर तक जा सकती है, फिर मीडियम रेंज मिसाइल जो 3500 किलोमीटर, फिर इंटरमीडिएट रेंज जो कि 5500 किलोमीटर, और फिर इंटर कॉन्टिनेंटल रेंज जो कि 5.5 से ज़्यादा जा सकती है, ठीक है। ओके, वो सब समझ लीजिए आप, ये सब आपने समझ लिया है, ये मैंने ऊपर बता दिया वही है, ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल का ये सब। ओके, अभी बैलिस्टिक मिसाइल का इंडिया में क्या क्या चल रहा है, कैपेबिलिटीज़ क्या है, तो हमने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर पृथ्वी अग्नि बना के रखी है। अभी देखो ये जो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम है, इसके अंदर मेनली हमारी 5 मिसाइल है। पटना याद रखना, पटना, P फॉर पृथ्वी, A फॉर अग्नि, फिर T फॉर त्रिशूल, N फॉर नाग, और A फॉर आकाश। फिर आगे देखते हैं, ये देखो यहाँ पे तो सिर्फ पृथ्वी अग्नि की ही बात की गई थी, ठीक है। फिर सी बेस बैलिस्टिक मिसाइल हमने बनाई है, जैसे कि धनुष, K14, K15 सागरिका। फिर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाई है, जैसे कि पैड बनाया है, मतलब कि पृथ्वी एयर डिफेंस, और एड बनाया है, एडवांस एयर डिफेंस। इसके अंदर ना आकाश यूज़ होता है। और फिर हमने लॉन्ग रेंज इंटरसेप्टर मिसाइल्स भी बनाई है। ओके, अभी देखो ये सब तो हमने देख लिया कि मिसाइल्स ये सब है। अभी इस मिसाइल्स को रेगुलेट करने के लिए क्या कोई मैकेनिज्म है? यस है, इंटरनेशनली हमने ट्रीटी बनाई है, रिजीम बनाया है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम MTCR, और इंडिया इसका पार्ट है, ठीक है। ये काम क्या करता है, तो देखो मिसाइल को कंट्रोल करने का ही काम करता है कि कोई भी देश कितनी हद तक मिसाइल की टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकता है, उसका प्रोलिफरेशन कितना होना चाहिए, वो सब की बात करता है। और फिर दूसरा है हैग कोड ऑफ कंडक्ट अगेंस्ट बैलिस्टिक मिसाइल प्रोलिफरेशन। अगेन नाम से ही पता चल रहा है ये भी क्या काम करता है, तो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, जो कि बैलिस्टिक मिसाइल का यूज़ करते हुए आ रहे हैं, कैपेबल है, उसको हम कंट्रोल करने की, कर्व करने की बात करते हैं। तो अगर मिसाइल के ऊपर क्वेश्चन आता है तो ये दोनों चीज़ें आपको भूलनी नहीं है, अपने नोट्स में ऐड कर लेना, कुछ भी करना, ये दोनों याद रखना ही रखना है। ओके, काफ़ी है। और एक काम कीजिए, मैं आपको ना दूसरा भी बता देता हूँ, कहाँ पे लिखे, यहाँ पे लिख देता हूँ। अभी देखो जैसे हमने देखा ना कि MTCR मिसाइल कंट्रोल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, तो वो किसकी बात कर रहा था, तो मिसाइल्स की बात कर रहा था कि भाई मिसाइल्स को कंट्रोल करना है। ओके, वैसे ही दूसरे भी एग्रीमेंट्स हैं हमारे, जैसे कि भाई वासेनार एग्रीमेंट। वासेनार एग्रीमेंट किसकी बात करता है, तो ये कोई भी हमारे कन्वेंशनल आर्म्स हैं उनको कंट्रोल करने की बात करता है, कन्वेंशनल आर्म्स। और दूसरा ये डुअल टेक्नोलॉजी गुड्स की बात करता है, डुअल यूज़ टेक्नोलॉजी। डुअल यूज़ टेक्नोलॉजी मतलब क्या, कि भाई वैसे तो ये टेक्नोलॉजी जनरल डे टू डे लाइफ में भी यूज़ होती है, बट हाँ इसका आप गलत तरीके से यूज़ करना चाहो तो ये गलत तरीके से भी यूज़ हो जाएगी। इसमें आप कौन सा एग्जांपल ले सकते हैं, तो भाई न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का ले लो, या फिर जो आपके लेज़र इक्विपमेंट होते हैं उसका ले लो, ये सब चल जाएगा, ठीक है। डुअल यूज़
गुड्स लिख देता हूँ, ठीक है। फिर है हमारा ऑस्ट्रेलियन ग्रुप। ऑस्ट्रेलियन ग्रुप आपकी बात करता है केमिकल्स और बायोलॉजिकल वेपन्स की, केमिकल्स और बायोलॉजिकल वेपन्स। और एट लास्ट हमारा एनपीटी है न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन टी, जो किसकी बात करता है, जो न्यूक्लियर वेपन की बात करता है, ठीक है। अभी आपको याद क्या रखना है कि भाई इंडिया इनमें से किस किस का पार्ट है। तो देखो MTCR का इंडिया पार्ट है, वासेनार एग्रीमेंट का पार्ट है, ऑस्ट्रेलियन ग्रुप का भी पार्ट है, बट एनपीटी का पार्ट नहीं है। ये 4 मेन हमारे एग्रीमेंट्स हैं जो पूरे वर्ल्ड में जो आर्म्स का ट्रेड होता है, प्रोडक्शन होता है, यूज़ होता है, उन सब को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और हाँ, इस हेग को आप हटा दो तो चलेगा, हेग ऐसे ही याद रख लेना, ये मेन अलग है, हेग अलग है, ठीक है। ओके, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। हाँ, बड़ी न्यूज़ तो शादी हो गई है, तो अभी हम आंसर डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आखिर में ना थोड़ा लेट हो जाता है, ठीक से डिस्कस नहीं होता है। इवन ना आप मुझे बता दीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए, अगर आंसर को हम डिस्कस कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले नहीं करना हो तो वो भी बता देना कि भाई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ फ़ोटो प्रोवाइड कर दो, इतना काफ़ी है। और अगर डिस्कशन करना है तो कब करना चाहिए, वीडियो के आखिर में करें, पहले करें या बीच में करें। ओके, सबसे पहले भाई हमारा क्वेश्चन क्या था कि भाई वर्क फ्रॉम होम का फैमिली रिलेशनशिप के ऊपर इम्पैक्ट क्या पड़ता है। और ये एक 10 मार्कर क्वेश्चन था, ठीक है, 2022 का क्वेश्चन था। अभी देखो 10 मार्कर क्वेश्चन था ना, इसलिए मेरी वर्ड लिमिट इधर एक्सीड कर रही है। कायदे से 10 मार्कर आपको इधर तक ही लिखना चाहिए, मैक्सिमम इधर तक लिख दो, पूरा पेज लिख दो, कोई दिक्कत नहीं होगी, बट आपका इसमें टाइम ज़्यादा जाएगा, जो कि आइडियल नहीं है। तो भाई मेरी वर्ड लिमिट ज़्यादा है, मैं आपको बताऊँगा इसको कट भी कैसे करना है, ठीक है। चलो, सबसे पहले क्या है, वर्क फ्रॉम होम की बात की, तो हमने वर्क फ्रॉम होम की डेफिनेशन लिख ली और उसको हाईलाइट कर दिया भाई कि एम्प्लॉय डू देयर वर्क फ्रॉम होम, दैट्स इट। और उसका एग्जांपल भी दे दिया कि जैसे कोविड-19 के दौरान करते थे। और देखो यहाँ पे मेरी गलती क्या है कि वर्क फ्रॉम होम के छोटे फॉर्म को मैंने नहीं लिखा और मैंने आगे से हर जगह की छोटा फॉर्म यूज़ किया है, तो ये आपको लिखना ज़रूरी है, तो ही बनेगा आपका काम। फिर इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, तो देखो कोई भी चीज़ का इम्पैक्ट 2 होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो आपको दोनों को एड्रेस करना पड़ेगा। मैंने इंस्टीट्यूशंस के आंसर देखे थे, कईयों ने सिर्फ पॉजिटिव ही लिखा है, जबकि नेगेटिव भी हो सकता है। ओके, तो भाई सबसे पहले बॉक्स में आप बता दीजिए जो आपको एक्चुअली पूछा गया है उसको, ताकि देखने वालों को तुरंत हाईलाइट हो जाए कि येस उसने ठीक से एड्रेस किया है। फिर पॉजिटिव हाईलाइट किया, बहुत अच्छी बात है। फिर भाई कि क्या हो सकता है, भाई इंप्रूव फैमिली बॉन्डिंग, क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम रहेगा बातचीत करने के लिए, चाइल्ड और पेरेंट्स के रिलेशनशिप अच्छे हो जाएंगे और आप चाइल्ड को सिखा पाओगे सोशलाइजेशन, एथिक्स एसेट्रा। फिर मेंटल और फिजिकल हेल्थ आपकी अच्छी हो जाएगी, जो कि फर्दर आपकी फैमिली को ही बेनिफिट करेगी। और एट लास्ट रिड्यूस होगा आपका डोमेस्टिक वर्कलोड, क्योंकि पति पत्नी आपस में अपने जो काम है उनको बांट सकते हैं। ये पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हो गए। अभी देखो यहाँ पे ना मैं एक कोई भी पॉइंट कम लिखता ना, 3 ही लिखता ना, तो वो काफ़ी रहता। क्यों काफ़ी रहता, क्योंकि पूछा गया है 10 मार्क्स में क्वेश्चन। अभी 10 मार्क्स में क्वेश्चन हो ना, तो आपका आइडियल क्या होना चाहिए पता है कि 5 पॉइंट्स आप लिखो एटलीस्ट, और 5 पॉइंट्स लिखोगे ना तो आपका इधर तक ही आंसर आएगा। इधर मैंने लिख दिए हैं 4-4 करके, दोनों में 8 पॉइंट्स लिख दिए हैं, जबकि 5 या मैक्सिमम 6 पॉइंट्स मैक्सिमम बहुत अच्छे हुए। यहाँ पे 2 चीज़ पूछी गई थी तो भाई मैं 6 लिख सकता था, 3 और 3, बट ठीक है, आपको अंडरस्टैंडिंग लानी है कि ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। 10 मार्क्स में 5 पॉइंट लिख दो, इनफ है वो। और हाँ, फिर आप एकदम छोटे छोटे अपनी राइटिंग से लिखोगे ना तो आप 10 पॉइंट भी लिख लोगे तो पेज नहीं भर पाएगा। तो देख लेना नीटनेस कैसी होनी चाहिए, किस तरीके से लिखना चाहिए, ज़रूरी है। और जब तक मुझे पता है कि मुझे देखने वाले ज़्यादातर न्यू कमर हैं, इसलिए मैं इतना थोड़ा बता रहा हूँ। फिर भाई नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है, तो भाई वर्क लाइफ आपकी, देखो अब इसको ना कनेक्ट करना है, ऐसे ऐसे पॉइंट ही कनेक्ट करते जाना है कि पहला जो मैंने अच्छा लिखा था उसी का रिपरकशंस बुरे क्या हो सकते हैं, वही लिखना है। तो भाई वर्क लाइफ इम्बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि आप घर पे हो, आपको पता ही नहीं है कि कब मैं जॉब का काम कर रहा हूँ, कब घर का कर रहा हूँ, तो अब बैलेंस करना हार्ड हो जाएगा। तो इससे भाई फैमिली हार्मोनी आपकी बिगड़ सकती है, क्योंकि आपका फैमिली रूटीन जो है वो भी चेंज हो जाएगा। फिर जैसे मैंने रिड्यूस डोमेस्टिक वर्क लिखा था, उसी को मैंने इधर पॉइंट बनाया कि वुमन के ऊपर ज़्यादा बर्डन पड़ जाएगा, क्योंकि काम तो तब बटेगा ना जब हस्बैंड अच्छा है, और नहीं है तो क्या है, वर्कलोड वुमन के ऊपर ही बढ़ जाएगा। और फिर जैसे चाइल्ड का हमने पॉइंट लिखा था, तो उसी का हमने पॉइंट लिखा कि इम्पैक्ट चाइल्ड के ऊपर भी पड़ सकता है, कि होगा क्या, उसके पेरेंट्स साथ में तो हैं बट फिर भी काम में व्यस्त हों, तो प्रेजेंस में भी उनकी एब्सेंस उन्हें दिखने लगेगी। ओके, तो ये हमारे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पॉइंट्स हो गए।
एट लास्ट हम कंक्लूड कैसे करेंगे कि भाई वर्क फ्रॉम होम जो है वो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, पॉजिटिव और दोनों नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। इट डिपेंड्स कि फैमिली कैसी है, फैमिली के अंदर अंडरस्टैंडिंग, लव प्री रिक्विजिट है टू रीप द बेनिफिट ऑफ वर्क फ्रॉम होम। तो ये आपके आंसर को होलिस्टिक बना देगा कि हाँ भाई दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव है, बट हम कैसे उसमें यूज़ करते हैं, बिहेव करते हैं, वो डिफाइन करेगा कि वर्क फ्रॉम होम हमारे लिए अच्छा है या फिर बुरा है। अब देखो ये मैंने लिखा था पॉइंट वाइज पॉजिटिव नेगेटिव अलग कर। दूसरा स्ट्रक्चर क्या होता है, आप ऐसे लिख दीजिए कि यहाँ पे डेफिनेशन आपने लिख दी कि वर्क फ्रॉम होम है, फिर यहाँ पे आपने लिख दिया पॉजिटिव इम्पैक्ट, यहाँ पे लिख दिया नेगेटिव इम्पैक्ट, और फिर ये आपको डिफरेंस बना दिया कि भाई ये हो सकता है, यहाँ पे ये हो सकता है। और ये भी आपका क्या होगा, 2 पॉइंट आपके एक पैरा में आएंगे, एक पेज में आएंगे, यहाँ पे 2 या 3 पॉइंट, और दूसरे आपके 1-2 पॉइंट बाजू वाले पेज में आ जाएंगे, और यहाँ पे आपका कंक्लूजन हो जाएगा दूसरे पेज में, ख़त्म। तो ये एक और स्ट्रक्चर हो सकता है। फिर भाई दूसरा स्ट्रक्चर क्या होता है, वहाँ पे आप थोड़ा सा अपना स्टैंस बदल रहे हो। क्या स्टैंस करोगे आप, सॉरी, कि आपने भाई पॉजिटिव पॉइंट बहुत ज़्यादा लिख दिए और नेगेटिव में आपने एक चार्ट बना दिया, डायग्राम बना दिया कि हालांकि सब नेगेटिव पॉइंट्स भी है कि ये हो सकता है नेगेटिव पॉइंट्स, ठीक है। और देखो समझ लीजिए कि ये आंसर आपका आखिरी आंसर है, कि आपके पास इसके बाद टाइम नहीं है, तो आप पूरा का पूरा आंसर चार्ट में लिख सकते हो कि यहाँ पे डेफिनेशन डाल दिया आपने, और ये कर दिया कि ये आपके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, फिर ये कर दिया ऐसे चार्ट बना दिया कि ये आपके नेगेटिव पॉइंट है, और फिर डायरेक्ट कंक्लूजन। ये आपका ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब आपको अगर पॉइंट पता है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका ना 3 मिनट लेगा ऐसा आंसर। 3 मिनट भी नहीं, मैं तो बोलूँगा भाई 2 मिनट ही लेगा, डायरेक्ट चार्ट से बनाते हो तो 2 या 3 मिनट में आप बना दोगे। और देखो आपने चार्ट से भी आंसर बनाया, हो सकता है आपको मार्क्स कम मिले, बट कुछ तो मार्क्स मिलेंगे, इंट्रो का मार्क्स मिलेगा, कंक्लूजन का मिलेगा, और ये 2 चार्ट का मार्क्स मिलेगा, तो एटलीस्ट 3 मार्क्स तो आप ले लोगे 10 में से। डेफिनेटली ये रिकमेंडेड नहीं है कि आप ऐसे आंसर लिखो, बट ये तो हेक्टिक की बात है कि भाई आपके पास बची ही पार्शियल है, 3 मिनट है और आप पूरा आंसर तो लिख नहीं पाओगे, तो अगर लिखे ही नहीं उससे बेटर है कि चार्ट में लिख दें, ठीक है। ये एंड टाइम के लिए है, बाकी यूज़ मत करना भाई। ओके चलिए अभी हम शॉर्ट न्यूज़ देख लेते हैं। शॉर्ट न्यूज़ क्या है, सबसे पहले ये लोकेशन देख लो, गुयाना। प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली विजिट किया है गुयाना को, इसलिए न्यूज़ में था। गुयाना करीकॉम का पार्ट है और ये कॉमनवेल्थ नेशन है। करीकॉम हमने कल ही देख लिया था। कॉमनवेल्थ नेशन क्या है, तो जो भी ब्रिटिशर्स के अंदर थे वो सारे नेशन का जो ग्रुप बना वो कॉमनवेल्थ बना। पॉलिटिकल फीचर्स, ये साउथ अमेरिका का पार्ट है। इसकी बॉर्डरिंग कंट्री सूरीनेम, ब्राज़ील और वेनेजुएला है। ये अटलांटिक ओशन के साथ बॉर्डर बनाता है। ये सब हमने कर लिया है, ठीक है, इसलिए मैं इधर नहीं बता रहा हूँ। ओके, इवन आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई वुड रेकमेंड कि आप क्या कीजिए कि खुद मैप खोलिए साउथ अमेरिका का और ये गुयाना को लोकेट कीजिए कि अच्छा ये यहाँ पे गुयाना पड़ता है, इसके आजू बाजू ये पड़ता है, ठीक है। वो सबसे बेटर अप्रोच रहती है कि कुछ भी किसी और को देखना, उससे अच्छा है कि हमारा थोड़ा टाइम वेस्ट हो तो भले हो, बट हम खुद देख लें, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बढ़ेगी। ओके, फिर यहाँ पे देख लीजिए किंग कोबरा। तो भाई कर्नाटका में रिसेंटली किंग कोबरा हमें देखने को मिला था, जिसको हम लोकली क्या बोलते हैं, ये लोग कलिंग सर्प बोलते हैं, और जिनका साइंटिफिक नेम क्या है तो ऑफियोफेगस कलिंगा। हैबिटेट क्या है भाई किंग कोबरा का, तो ये प्लेन्स में पाया जाता है, इंडिया, चाइना, साउथ एशिया के। कैरेक्टरिस्टिक, ये लॉन्गेस्ट वेनमस स्नैक है हमारा, क्योंकि इनकी जो लेंथ है वो 18 फीट तक जा सकती है, बहुत लंबा होता है। कितने सालों तक ये जीता है तो 20 सालों तक जीता है, और ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल होता है। अभी भाई ये कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड क्या है, क्या इसके अंदर का खून ठंडा होता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जबकि क्या है कि कोई भी एनिमल है वो अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अगर अपना टेम्परेचर चेंज करता है, रेगुलेट करता है, तो उसको हम बोलेंगे कोल्ड ब्लडेड, ठीक है। तो ये जैसा एनवायरनमेंट है ना, उसका टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर भी उसी के अकॉर्डिंग रहेगा। एनवायरनमेंट और टेम्परेचर इन सिंक। अगर ये उसी के अकॉर्डिंग सेट कर लेता है, उसका मतलब क्या है, उसको कोई एनर्जी रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो इसकी जो एनर्जी है ना, एनर्जी रिक्वायरमेंट वो रेगुलेट करने की वो कम रहती है। और उसमें कौन कौन सा है, मतलब इंसेक्ट ऑर्गेनिजम्स आते हैं, तो ये रेप्टाइल्स जो भी है, रेप्टाइल्स, ये सांप भी रेप्टाइल्स है ना, तो रेप्टाइल्स ये आते हैं। फिर हमारी जो फ़िश होती है, फ़िश भी भाई कोल्ड ब्लडेड होती है। फिर हमारे एम्फीबियंस जैसे कि कछुआ, मगरमच्छ, वो भी इसके अंदर आता है। फिर इंसेक्ट्स वो भी इसके अंदर आते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे कौन से हैं, कोल्ड ब्लडेड हैं, और सारे के सारे थोड़े छोटे बड़े भी हो सकते हैं, छोड़िए वो तो। इसके भाई ऑपोज में क्या होते हैं, तो वार्म ब्लडेड होते हैं। वार्म ब्लडेड क्या है, तो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं करते हैं, वो अपने आप रेगुलेट करते हैं इंटरनली। मतलब आप उसे ठंडे में डाल दो या फिर गर्म में डाल दो, उनको तो जितना अपना टेम्परेचर रखना होगा उसके अकॉर्डिंग रखेंगे। तो भाई टेम्परेचर रेगुलेट इंटरनली, तो भाई अपने आप इतना रेगुलेट करते हैं तो उसको एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए होगी, तो यस ये हाई एनर्जी कंज्यूम करते हैं।
और ये कौन कौन से एनिमल हो सकते हैं, तो ये मैमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, ये वार्म ब्लडेड होते हैं। ओके, डिफरेंस आपको क्लियर है कोल्ड और वार्म में। वार्म इन शॉर्ट क्या है कि खुद रेगुलेट करेंगे, और कोल्ड क्या है तो एक्सटर्नली रेगुलेट होंगे। और एट लास्ट भाई ये जो किंग कोबरा देख रहे थे उसकी बात, तो भाई ये थ्रेट के लिए क्या करता है, अपने आप को 1-2 फीट ऊपर उठा लेता है, सॉरी 1-2 फीट क्या 3-4 फीट अपने आप को ऊपर उठा लेता है, कि यानी कि उसके सामने जो एनिमी है ना वो उससे डर जाए, दैट्स इट। और ये आपने देखा ही होगा मूवीज़ में भी, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। फिर भाई मीर कैट टेलीस्कोप, साउथ अफ्रीका ने रिसेंटली ये टेलीस्कोप लगाया है, और ये एक एरे टेलीस्कोप है, कनेक्टेड एरे ऑफ रेडियो टेलीस्कोप्स का ये पार्ट है। मतलब क्या होता है कि आप ग्रुप ऑफ टेलीस्कोप बना दिए हो, हर जगह पे रख दिया है, और फिर ये सारे एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं कि यार कुछ ढूंढ लेते हैं स्पेस के अंदर, तो ये एरे बोला जाता है उसको, ठीक है। इसका काम क्या होगा, तो स्पेस के अंदर जो रेडियो गैलेक्सीज है उसको इन्वेस्टिगेट करना, उस कॉस्मोस की बातों को देखना। और ये भाई प्रीकर्सर है तो टू मिड फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ऑफ स्क्वायर किलोमीटर एरे टेलीस्कोप। ये स्क्वायर किलोमीटर एरे क्या है, तो स्क्वायर किलोमीटर में हम पूरा टेलीस्कोप बनाने वाले हैं, यहाँ भी बन रहा है, चालू ही है, बस उसी का पार्ट है ये, और ये उसका प्रीकर्सर है, दैट्स इट। मीरकैट टेलीस्कोप पूछा नहीं जाएगा, आई डोंट थिंक सो ऐसी बात पूछी जाती है, क्योंकि साउथ अफ्रीका का है और ऊपर से हमारे साथ कोई कनेक्शन भी नहीं है। बट हाँ ऐसा पूछा जा सकता है कि भाई लिंक कीजिए कि ये किसका है, ये किसका है, कौन सी कंट्री का कौन सा टेलीस्कोप है, वो हो सकता है। फिर है भाई हमारा सिस रेगुलेटरी एलिमेंट्स। देखो ये हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी होता है। अभी ये ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करते हुए खुद रिसर्चर्स ने बनाया है। अब ये जो सिस रेगुलेटरी एलिमेंट है ना, इसको आप ऐसा समझिए कि डीएनए की ये स्विच होती है। स्विच मतलब क्या है, देखो हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे जीन्स होते हैं, और पॉसिबल है ना कि कोई जीन्स हमें चाहिए कब, मतलब कोई जीन का हमें रात को यूज़ करना है, कोई जीन्स का हमें शाम को यूज़ करना है, या फिर कोई जीन हमें चाहिए ही नहीं। तो अब इस जीन को कैसे कब क्या चाहिए, इन सबको कंट्रोल कौन करता है, तो हमारे अंदर ऑलरेडी मैकेनिज्म होता है, वो उसको स्विच करता है कि भाई जिसका जब ज़रूरत हो उसको तब ऑन करो, और जिसका जब ज़रूरत नहीं उसको ऑफ कर दो। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, ठीक है, उसका वो उसके अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं, हम स्विच से एग्जाम्पल लेते हैं, इसीलिए इस चीज़ को डीएनए स्विच भी बोला जाता है। बस वही यही चीज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू इन लोगों ने बनाई है, इसलिए ये न्यूज़ में था, ठीक है। सिस रेगुलेटरी एलिमेंट्स क्या है, देमसेल्व्स आर नॉट पार्ट ऑफ अ जीन्स बट are separate regulatory DNA sequence. Through every cell in organism contains the same genes. Not all the genes are needed in every cell at all time. This gene separation is regulated by CRE. इसलिए क्रूशियल रोल प्ले करता है इन सेलुलर आइडेंटिटी, डेवलपमेंट प्रोसेस एंड स्टिमुलस रिस्पॉन्सेस। ओके, मेनली आपको याद क्या रखना है, रेगुलेटरी एलिमेंट, सिस रेगुलेटरी एलिमेंट किसके साथ जुड़ा हुआ है, डीएनए के साथ जुड़ा हुआ है, और ये जीन्स के जो भी मैकेनिज्म्स होते हैं उसको ये कंट्रोल करता है, ठीक है। फिर है भाई कॉकिंग कॉल। तो भाई नीति आयोग ने बोला है कि हम कॉकिंग कॉल को भी इंक्लूड कर रहे हैं क्रिटिकल लिस्ट मिनरल में, लिस्ट ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स में। ओके, क्रिटिकल मिनरल्स ठीक है, कॉकिंग कॉल क्या होता है उसको समझ लेते हैं। तो देखो कॉल, जो भी कॉल है वो अगर कॉक फॉर्म कर सकता है तो वो कॉकिंग कॉल है। कॉक फॉर्म करना मतलब कि कोई कॉल है, कॉल के अंदर कि आपको जो भी गैसियस मटेरियल है, जो भी वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, उस सबको आप गर्म कर करके एकदम जला देते हो, ख़त्म कर देते हो। फिर जो आपके पीछे एकदम सॉलिड मटेरियल बचेगा, और जो वो सॉलिड मटेरियल होगा उसको ही हम बोलेंगे कॉक। फिर ये कॉक आपको काम कहाँ पे आएगा, तो ये आपको काम आएगा आयरन इंडस्ट्रीज़ के अंदर, स्टील मेकिंग के अंदर, ओके। और जो ये भाई ये कॉक फॉर्म नहीं कर सकता है वो कौन सा कॉल, वो क्या होगा, तो वो होगा नॉन कॉकिंग कॉल। ओके, यहाँ पे नीचे देख लीजिए अभी कॉकिंग कॉल, तो हाई ग्रेड बिट्यूमिनस कॉल होता है जिसको अलाउ करते हैं प्रोडक्शन ऑफ मेटालर्जिक कॉल। ओके, ये हाई टेम्परेचर हीटिंग की जाती है कॉल की इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कॉक। कॉक फिर कहाँ यूज़ होता है, तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज के अंदर यूज़ हो सकता है, एज वेल एज एनर्जी सोर्स में यूज़ हो सकता है एज केमिकल एजेंट इन ब्लास्ट फर्नेस। इंडिया का भाई स्टेटस देख ले तो हम नेट स्टील एक्सपोर्टर हैं, और इट इज़ ऑल्सो सेकेंड लार्जेस्ट इम्पोर्टर ऑफ मेटालर्जिक कोल इन द वर्ल्ड। ओके, और क्रिटिकल मिनरल क्या होते हैं भाई, क्रिटिकल इंडस्ट्रीज़ में जो काम आते हैं वो हमारे क्रिटिकल मिनरल हैं, जो मिनरल हमारे पूरी की पूरी इकोनॉमी के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, इट इज़ क्रिटिकल मिनरल्स। चलिए आगे देखते हैं रीजनरेटिव एग्रीकल्चर। देखो देख रहा है ना आपको, रीजनरेट, तो बस एग्रीकल्चर को आपको फिर से अच्छा करना है, एग्रीकल्चर की सॉइल जो है उसकी हेल्थ को अच्छा करना है। आप कैसे अच्छा करोगे भाई, इसके प्रिंसिपल क्या क्या है, तो मिनिमाइज़ करना है सॉइल के डिस्टर्बेंसेस को, जैसे कि भाई CO2 को आप सॉइल के अंदर भाई लिमिट में रख के रखो, वाटर की ऑब्जर्विटी को ज़्यादा रखो, फिर मैक्सिमाइज़ करो क्रॉप डाइवर्सिटी को, और मेंटेन करो सॉइल कवर को।
ओके अभी रीजनरेटिव एग्रीकल्चर करेंगे तो फ़ायदा क्या होगा, क्रॉप यील्ड बढ़ जाएगी, वाटर रिटेंशन बढ़ जाएगा, सॉइल का इरोजन कम हो जाएगा और ग्रीन हाउस गैसेस का भी इरोजन, ग्रीन हाउस गैस का एमिशन कम हो जाएगा। फिर है सी विजिल 24 इंडियन नेवी की ये एक्सरसाइज है। मेनली इसका काम क्या होता है, तो मैरीटाइम सिक्योरिटी, एयर डिफेंस सब कुछ हम देखेंगे इसके अंदर। और इसके फोकस एरियाज़ क्या क्या हैं, तो जो हमारे जो भी स्ट्रेटेजिक जगह हैं हमारी, जैसे कि पोर्ट्स हो गए, ऑयल रिग्स हो गई, हमारे कोई केबल लैंडिंग स्टेशंस हो गए, ये सब को आपको सिक्योरिटी में देखना है और थोड़ा सा ध्यान रखना है, दैट्स इट। चलिए अभी आगे देखते हैं। फिर है कंप्रेस्ड बायोगैस। इंडिया ने फर्स्ट मॉडर्न सेल्फ सफिशिएंट गौशाला बनाई है जहाँ पे गायों को रखा जाता है इन ग्वालियर मध्य प्रदेश, जिसमें कंप्रेस्ड बायोगैस बन सकता है। ये किसके थ्रू बनेगा, तो भाई कैटल की जो डंग और गार्बेज होता है उसका यूज़ करते हुए हम ये बायोगैस बनाएंगे। ओके कंपोजिशन क्या है भाई बायोगैस, कंप्रेस बायोगैस के अंदर, तो मीथेन का कंपाउंड ज़्यादा 90% से ज़्यादा रहता है। ये डिराइव कैसे होता है, तो भाई एनोबरिक डिकम्पोजिशन हम करेंगे, मतलब कि ऑक्सीजन की गैर हाजिरी में, ऑक्सीजन की O2 की एब्सेंस में जो हम करेंगे उसको हम बोलेंगे एनएरोबिक, और जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करें उसको बोलेंगे एरोबिक। तो भाई जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उसका एनोबरिक कंडीशन में डिकम्पोजिशन करते हैं तब हमारा कंप्रेस नेचुरल गैस बनता है। इसको ना ग्रीन फ्यूल भी कहला जा सकता है, क्यों, क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो CNG से एकदम मिलती जुलती होती है। इसीलिए इंडिया के अंदर एस्टिमेटेड पोटेंशियल इसका 62 मिलियन मैट्रिक टन जितना है, और इसीलिए हमने बहुत सारी पॉलिसीज़ भी लेके आए हैं, जैसे कि सतत सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टूवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन और गोबर्धन स्कीम, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन। ओके ध्यान देना आपको कि कंप्रेस बायोगैस आपका ग्रीन फ्यूल कहलाया जा सकता है। और उसकी स्कीम कौन कौन सी है, तो सतत और गोवर्धन। पहला प्लांट कहाँ पे बना है, तो ग्वालियर मध्य प्रदेश के अंदर। सॉरी पहला प्लांट तो नहीं, पहली गौशाला, ठीक है, सेल्फ सफिशिएंट गौशाला। फिर हमारी आखिरी न्यूज़ है पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीट्स इन स्टेट। सबसे पहले तो देखो भले ही ये पार्लियामेंट्री लिखा हुआ है बट स्टेट के अंदर भी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीट होते हैं। अभी ये होते क्या है, देखो हमें पता है ठीक है, बहुत सारी पार्टीज़ में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं कोई भी पार्टी में, और हर एक मेंबर तो वही कैबिनेट मेंबर बन नहीं सकता है या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का पार्ट नहीं बन सकता है। तो ऐसे जो मिनिस्टर हैं ना उनको हम डेप्यूटी मिनिस्टर्स बना देते हैं, मतलब कि कोई एक मिनिस्टर, जैसे कि मिनिस्टर ऑफ फिशरीज़ का बंदा है, उसके साथ में सपोर्ट के लिए एक डेप्यूटी मिनिस्टर रख दिया। इन सभी को हम बोलेंगे पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीट्स। इसकी अपॉइंटमेंट कौन करेंगे, तो भाई PM इनकी अपॉइंटमेंट करेंगे। किस में से करेंगे, ऑफकोर्स जो इलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनमें से ये अपॉइंटमेंट करेंगे। और ये भाई पार्लियामेंट के अंदर भी हो सकता है, मतलब सेंटर लेवल पे भी हो सकता है और स्टेट लेवल पे भी हो सकता है, ठीक है। अभी भाई ये न्यूज़ में क्यों था, तो भाई हिमाचल प्रदेश में देखो हमारा सबसे पहले क्राइटेरिया क्या है, आर्टिकल 164(1)A ये बोलता है कि आपका जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ना उसमें 50% ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर ही आ सकते हैं। मतलब कि अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आपकी 100 मेंबर की है तो आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में ज़्यादा से ज़्यादा 15 मेंबर रख सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। अभी ये पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीट में इनको वायलेट करता है, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में तो आपने 15 रख लिए बट एक्स्ट्रा में आप डेप्यूटी मिनिस्टर अपॉइंट कर रहे हो, मतलब ये पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज अपॉइंट कर रहे हो, और ये 15 का पार्ट नहीं है बट कायदे से तो वही है ना मिनिस्टर्स। तो बस इसीलिए टसल हुई थी कोर्ट के बीच में और हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के बीच में, तो यही न्यूज़ में था, ठीक है। याद आपको क्या रखना है, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीट इलेक्टेड मेंबर्स ही होते हैं जो पार्टीज़ के हैं, और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एक्स्ट्रा में अपॉइंट होते हैं, और इसीलिए ये अगेंस्ट जाता है 91st अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 164(1)A। अपॉइंट कौन करता है, तो PM अपॉइंट करता है, उधर प्रेसिडेंट लिखा होगा तो गलती मत करना। और ये स्टेट के अंदर भी होते हैं, राइट, बट नाम उनका पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज ही होगा। ओके दैट्स इट फॉर टुडे। उम्मीद करता हूँ आपको सब समझ आया होगा। समझ ना आया तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा, और अगर आया भी है तो भी मुझे बता दीजिएगा, बिकॉज इट्स गुड टू नो दैट आई एम वर्किंग इन अ राइट डायरेक्शन इन राइट अप्रोच। और ये आपका क्वेश्चन है, आप अपना आंसर ज़रूर अपलोड कीजिएगा ताकि आपको खुद प्रैक्टिस हो जाए, रिटेंशन हो जाए कि कैसे लिखना है। लिखने के बिना आप इंप्रूव नहीं कर पाओगे अपने आप को। और वैसे भी नवंबर चल रहा है, जनवरी के बाद तो लिखना भूल ही जाइए, तब तो आप प्रीलिम्स फोकस रहोगे एकदम पूरे के पूरे, तो इसलिए अभी टाइम है, अभी लिख लीजिए। ओके आपको पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इतना सुनने के लिए आपका शुक्रिया। जय हिंद।